मेरी मालिक की बेटी मुझे रोज़ रात को बहुत सारे पैसे देती और कहती कि तुम मेरे बेड पर सो जाओ। मैं खुशी खुशी से वह पैसे ले लेती और रात को उसके बिस्तर पर चादर ओढ़कर सो जाती। एक रोज़ मालिक की बेटी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें मेरे घर काम करने की ज़रूरत नहीं, ये पैसे रख लो और तुम अपने घर चली जाओ। इतने सारे पैसे देखकर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रही है। खैर, मुझे इन बातों से क्या लेना देना। मैं तो खुशी से अपना सामान बांध कर अपने घर आ गई। इतने सारे पैसे देखकर मैं बहुत ही खुश थी। ये सब बात अभी मैं अपनी माँ को बता ही रही थी कि अचानक से हमारे घर पर पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मैं रोती रही कि मेरा कसूर क्या है। मैंने कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? मैंने क्या किया है? मुझे छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी एक पुलिस वाला कहने लगा, यह तो थाने ही जाकर पता चलेगा कि तुमने क्या किया है। वह मुझे थाने लेकर आया। उसके बाद मेरे मालिक आए और उन्होंने मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे ऊपर जैसे आसमान ही टूट पड़ा, क्योंकि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं था। मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठी रो रही थी कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे किस जुर्म में पकड़ा गया है। तभी एक पुलिस वाले आई और कहने लगी, हाँ, कुछ याद आया तुमको, या मैं अपने तरीके से पूछूं? मैंने कहा, देखिए, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन इसके पीछे कौन है, लेकिन आपको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। पुलिस वाली कहने लगी, ठीक है, तुम बताओ, अगर तुम निर्दोष होगी तो मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगी। मेरा नाम समीना है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझसे छोटी मेरी दो बहनें थीं। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरा बाप बिल्कुल ही आवारा था। वह कोई भी काम नहीं करता। उस उसे घर की कोई भी फिक्र नहीं रहती है। मेरी माँ लोगों के घर में जाकर काम किया करती है। मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हम जैसे को ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती कि बेटी, अपने पिता से जुबान नहीं लड़ाते और तुम्हें जो कहते हैं चुपचाप सुन लिया करो। तो मैं अपने माँ से कहती, क्यों माँ, पापा तो घर की जिम्मेदारियों को तो समझते ही नहीं। वह तो हमेशा शराब पीने में व्यस्त रहते हैं और ऊपर से तुम पर चिल्लाते हैं। तुम्हें क्यों न उन्हें कुछ कहूँ? तो माँ कहने लगती, बेटा, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। मैं भी अपने माँ के साथ लोगों के घर काम करने जाया करती थी, लेकिन मैं जिस घर में काम करने के लिए जाती थी वह मालकिन बहुत ही निर्दय थी। अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। वह हमेशा ही सब पे जुल्म करती और सबको नागवार गुजरने वाली बातें कहती। इसलिए मैंने कुछ दिनों से काम पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस घर की मालकिन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। माँ को मैंने कह दिया कि पास वाले कॉलेज में मैं एक झाड़ू लगाने वाले की ज़रूरत है, मैं वहाँ काम करूँगी। मैं उस कॉलेज में जाना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज में सबके काम भाग भाग कर करती ही रहती। कॉलेज वाले मेरे काम से बहुत ही खुश थे। उन्होंने मेरी सैलरी भी पूरे 15,000 बढ़ा दी थी। कॉलेज में एक लड़की को मैं बड़ी ही गौर से देखती थी। वह घर से बुर्का पहन कर आती, मगर यहाँ उतार देती और पैंट शर्ट में मजबूत एक फैशन वाली लड़की बन जाती। उसका नाम आलिया था। वह बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज के लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन वह काले रंग के आम सी लड़की के साथ घूमती फिरती। सब कहते थे कि यह उसे पसंद करती है। मैं उसे दीदी कहती थी, क्योंकि वह अक्सर मुझे खाने पीने की चीज़ देती रहती थी। उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। एक दिन मैं काम से वापस आई तो घर में अजब तमाशा लगा हुआ था। मेरे बाबा ने अपने किसी दोस्त से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। वह भी अच्छा आदमी नहीं था, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे बाबा लालच में थे, क्योंकि मेरे बाबा को बदले में पूरे 1 लाख रुपए वो आदमी देने वाला था।
मैं बाबा को मना की तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अगले दिन कॉलेज में सफाई करने के बाद मैं एक तरफ बैठकर रो रही थी। तभी वह बाजी आई और कहने लगी, क्यों रो रही हो? मैं अपनी सारी कहानी उस बाजी को सुनाई और कहा कि अब्बा को 1 लाख का लालच आ गया है। कहते हैं कि मैं उन्हें 1 लाख रुपए दे दूंगी तो मेरी शादी बाहर नहीं करेंगे, फिर जिससे मैं चाहूँगी उसी से शादी कर लूँगी। लेकिन बाजी मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं अब्बा को दे दूँ, और ना ही मुझे कोई पसंद करता है जो मुझसे शादी के लिए कह दे। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ और तुम्हें 1 लाख रुपए भी दे दूँ तो इसके बदले क्या तुम मेरा एक काम करोगी? मैंने पूछा, कैसा काम? उसने कहा, तुम यह कॉलेज की नौकरी छोड़कर मेरे घर पर काम कर लो। मुझे एक वफादार मुलाजिमा की ज़रूरत है। मैंने सोचा यह तो बड़ी अच्छी ऑफ़र है। वह मुझे 1 लाख के बदले नौकरी भी दे रही है। मैंने कहा, ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक शक आने लगा कि वह काम के बदले 1 लाख रुपए क्यों दे रही है। मगर जब पैसे हाथ में आ जाए तो फिर कुछ याद नहीं रहता। मैं 1 लाख रुपए को ली और कहा कि ये लो, मुझे पूरे 1 साल की एडवांस सैलरी मिली है। मैंने माँ से उस लड़की के बारे में बताया तो माँ भी बहुत खुश हुई। खैर, मैं अपना सामान लेकर उस बाजी के घर चली आई। दरवाज़ा बाजी ने ही खोला, मुझे लेकर अंदर आ गई और कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तुम कुछ मत बोलना। मैं हैरान होकर एक तरफ बैठ गई। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि एक कमरे से एक बड़ी उम्र का पठान निकला। उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने आवाज़ दी। बाजी ने जल्दी से एक मुलाजिम को बुलाया और वह मुलाजिम तेज़ी से भागते हुए उस आदमी के पास पहुंच गया। उस पठान ने पूछा कि घर में कोई और भी है? तो बाजी ने कहा कि एक नई मुलाजिमा आई है। फिर वह लड़का उस पठान को हाथ से पकड़कर बाहर लेकर जाने लगा। मुझे हैरत हो रही थी कि उस पठान को वह लड़का घर से बाहर जाते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। फिर मेरी नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तो मुझे सारी कहानी समझ आ गई। क्योंकि वह पठान अंधा था, देख नहीं सकता था। मैं घर की सफाई की और खाना भी बना लिया था। तभी बाजी कॉलेज के लिए जा रही थी। बाजी ने बुर्का पहन लिया था। तभी उनके बाप की आवाज़ आई कि आलिया, तुमने बुर्का पहना हुआ है ना? तो आलिया बाजी कहने लगी, हाँ, मैं बुर्का पहनी हूँ। तो वह हाथ लगाकर देखने लगी कि बाजी ने बुर्का पहना हुआ है कि नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी। अब मुझे समझ आ रहा था कि बाजी क्यों बुर्का पहनती थी। उसके वालिद पठान थे और बहुत ही सख्त थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि बाजी बुर्का पहनकर क्यों जाती थी। खैर, मुझे उससे क्या, वह अपने बाप से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। उनके बाप बाजी से बात करने की कोशिश करते, लेकिन वह अपने बाप को कोई भी बात को ध्यान से नहीं सुनती और ना ही उसका ठीक तरह से जवाब देती थी। मुझे यह सब देखकर बहुत ही दुख हो रहा था कि बाजी अपने बाप के अंधा होने का गलत फ़ायदा उठा रही है। मुझे वहाँ काम करते अभी तीसरा दिन ही हुआ था कि रात को बाजी मेरे क्वार्टर में आई और कहा कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ ताकि किसी को शक न हो। मैं समझ गई कि बाजी का ताल्लुक जिस लड़के से चल रहा था वह उससे मिलने जा रही है। बाजी ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, और फिर उन्होंने ढेर सारे पैसे मेरे हाथ पर रखकर मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मुझे डर लग रहा था कि अगर साहब को पता चल गया तो वैसे तो वो अंधे थे, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था, मगर फिर भी अगर वह कमरे में चेक करने आ गए तो क्या होगा। खैर, मैं बाजी के बिस्तर पर लेट गई और अपने ऊपर कंबल कर लिया। मुझे लग रहा था कि अब परेशानी के मारे मुझे नींद नहीं आने वाली है, मगर मैं जल्दी ही सो गई। जब मुझे होश आया तो देखा बाजी वापस आ गई थी और मुझे उठा रही थी। मुझे उठाकर वह नीचे भेज दी। मैं नीचे आकर घर के कामों में लग गई थी। सबका कमरा नीचे था, लेकिन बाजी का कमरा ऊपर था, मगर सुबह का नाश्ता वह दोनों इकट्ठे ही करते थे। अगली रात को फिर बाजी ने मुझे पैसे दिए और कहा कि मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। आज रात को भी मुझे बहुत गहरी नींद आई। फिर रोज़ाना यही होने लगा कि बाजी मुझे पैसे देकर अपने बिस्तर पर सुला देती। मुझे अब शक होने लगा कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। अगर बाजी को किसी से मिलने जाना भी होता तो मुझे अपने बिस्तर पर सुलाने की क्या ज़रूरत थी।
और सबसे बड़ी बात कि मुझे भी उसके बिस्तर पर लेटते ही फ़ौरन नींद आ जाती थी। मुझे लगा जैसे बाजी मुझे कुछ छिपा रही है, लेकिन बाजी ने जो मेरी मदद की थी 1 लाख रुपए देकर, वो अभी मुझे याद आ रही थी। और अभी तक बाजी ने मुझे उस पैसे के बारे में कोई बात नहीं की थी और ना ही मांगा था। मैंने सोचा कि मुझे पता चलना चाहिए कि बाजी मुझे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कहाँ चली जाती है। अगले रोज़ मेरे कमरे में जाते ही बेड पर 2 तकिया रखे और ऊपर चादर डाल दी। अगर अब कोई दूर से देखता तो उसे यही लगता कि बेड पर कोई सोया हुआ है। उसके बाद इस कमरे की अलमारी के पीछे छिप गए और देखने लगी कि क्या होता है। आधा घंटा गुजरने के बाद मुझे कमरे के बाहर खरगोशियों की आवाज़ आने लगी। फिर ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस कमरे में 3 नौजवान लड़के आए हुए थे। उनको मैंने पहचान लिया। वह तीनों बाजी के कॉलेज के दोस्त थे। उनके पीछे ही बाजी भी कमरे में आ गई और कहने लगी, ये नहीं उठने वाले। मैं रोज़ बिस्तर पर परफ्यूम लगाती हूँ, उससे तो इसे गहरी नींद आ जाती है, और बड़े खान को तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि यह आलिया सो रही है। अब चलो अपना काम करें। हमारा हमारे पास कुछ ही तो वक्त होता है। वह सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मैं सोचने लगी कि ये सब किस काम की बात कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे थे। मैं चोरी चोरी उनके पीछे चल पड़ी। वह सब बाहर लॉन में चले गए। तीनों लड़के लॉन की खुदाई कर रहे थे। मैं डर गई कि यह क्या कर रहे हैं। मुझे एकदम साहब का ख्याल आया कि बाजी कहीं उनके साथ गलत तो नहीं कर रही है, मगर सोचा एक बेटी होने के नाते वह ऐसा कैसे कर सकती है। शायद बात कुछ और थी। सुबह के होने से पहले तक उन्होंने काफ़ी खुदाई कर ली, मगर शायद जिस मकसद के लिए ज़मीन खोदी गई वह पूरा नहीं हुआ। बाजी ने हिम्मत नहीं हारी। कल बाकी का जो काम रह गया है वहाँ से शुरुआत करेंगे। वह तीनों लड़के चले गए और बाजी भी अपने कमरे में आ गई, बिस्तर पर लेट गई। यह ड्रामा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। पता नहीं ये लोग खुदाई करके क्या ढूंढ रहे थे। 3 दिन पहले की बात है। उस रात मैं खिड़की के करीब से छिपकर बाहर देख रही थी कि अचानक एक लड़के की आवाज़ आई और वो कहने लगा, लगता है खजाना मिल गया। खजाने का नाम सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उस लड़की की आवाज़ सुनकर बाकी सब लड़के भागकर उसके पास चले गए। उन लोगों के हाथ वाकई एक लोहे का बक्सा था, जिसके अंदर काफ़ी सोना पड़ा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा सोना अपने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। वह सब खुशी से पागल हो रहे थे। 15 किलो सोना एक थैली में डाला और सब कोई अंदर आ गए। बाजी ने वह सारा सोना अपनी अलमारी में रखा और वह तीनों फिर से बातें करते हुए बाहर चले गए। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, एक बार बड़े साहब मेरे कमरे में ज़रूर आए थे। वह मुलाजिम के साथ आए थे और फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं आए। शायद बाजी उन्हें भी नींद की गोलियां खिला देती थी। किसी को कुछ खबर नहीं हुई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाजी को इस खजाने का कैसे पता चला और उन्होंने अपने बाप से क्यों छिपाया है। उसके बाद बाजी मेरे पास आई और कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है और घर के कामों को भी बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि अब तुम छुट्टी पर चली जाओ। बाजी की बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई थी। मैं ये सोच रही थी कि बाजी अच्छी है या बुरी। मेरे साथ तो इतना अच्छा बर्ताव करती है, लेकिन अपने बाप के साथ कभी भी अच्छे से पेश नहीं आती। और ये खजाने का क्या चक्कर है। मैं तो यहाँ रहकर इस सब के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन बाजी ने मुझे अब कह दिया था कि तुम अपने घर जा सकती हो, इसीलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। बाद में वहाँ बाप बेटी के साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मुझे लगता है कि बाजी के साथियों की नीयत में फितूर आ गया होगा, इसीलिए उन्होंने यह सब कुछ किया होगा। मैंने सारी कहानी सुनाकर राहत की सांस ली और पुलिस वाले की तरफ देखने लगी। पुलिस वाले को देखा, वह मुझसे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता कि वह दोनों बाप बेटी है। उसके इस सवाल पर मैं उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या पूछने की कोशिश कर रही है। क्या आलिया ने तुम्हारे सामने कभी उस बूढ़े पठान को बाबा कहा है?
बहुत सोचने पर भी मुझे याद नहीं आया कि उन्होंने कभी मेरे सामने एक दूसरे को बाप बेटी कहते हुए सुना हो, लेकिन वह दोनों मुझे बाप बेटी ही लगते थे। पुलिस वाले कहने लगी, तुम एक बेवकूफ़ लड़की हो, अपने ही तौर पर अंदाज़ा लगा रही हो। वह दोनों बाप और बेटी नहीं बल्कि मियाँ और बीवी है। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई और सोचने लगी कि मैं तो उन्हें बाप बेटी ही समझती रही कि वह उनकी बेटी है। फिर वो पुलिस वाली कहने लगी कि केवल आलिया ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है और शक किया है कि मेरे घर से वह सारा सोना तुमने चोरी किया है और तुम मुझे अलग कहानी सुना रही हो। मैंने कहा, अगर वह दोनों वाकई मियाँ बीवी हैं तो साफ बात है कि बाजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर साजिश की है। मैं ये सोचने लगी कि शायद मेरी गलती है जो उनको बाप बेटी समझ लिया। मैंने कई बार बाजी के सामने पठान को उनका बाप कहा है, तो फिर बाजी ने मुझे सच क्यों नहीं बताया। पता नहीं बाजी क्या चाहती थी, लेकिन उनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा तो दिल बार बार चाह रहा था कि मैं ये सबको बता दूं, लेकिन फिर बाजी की मदद को याद करके मैं कुछ नहीं कहती थी। लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा था कि अगर मैं साहब को पहले ही ये सब बता देती तो आज मेरे साथ ये सब ना होता। मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा था। उस पुलिस वाले ने मेरी सब बात सुन ली और कहा कि हम सब अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर तुम निर्दोष हुई तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। और वह पुलिस वाली चली गई। थोड़ी देर के बाद वह एक पुलिस वाला बाजी को गिरफ्तार करके जेल में ले आया और मेरे वाले जेल में ही कैद कर दिया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, जैसे वह अभी मुझे मार डालेंगी। फिर वह खुद ही रोने बैठ गई कि कुछ देर के बाद मैंने कहा, बाजी आपने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया। आप तो मेरे बारे में सब जानती है ना, लेकिन आपको मुझे फंसाते हुए ज़रा भी अफसोस नहीं हुई। इसीलिए मैंने पुलिस को ना चाहते हुए भी सब बता दिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? वह गर्दन झुकाकर रोने लगी और कहने लगी, मेरी और तुम्हारी कहानी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरह तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी पैसों की लालच में करवाना चाहता था, इसी तरह मेरे बाप ने भी यही कुछ किया। एक नाबीना और बड़ी उम्र के मर्द को वह मुझ जैसी हसीन और जवान लड़की के साथ शादी करवा दिया। यह कहाँ का इंसाफ था? मेरे भी कुछ अरमान थे, मेरे भी कुछ ख्वाब थे, लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। मैंने कहा, अपने अपने शौहर को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। आपने बहुत गलत किया है। एक शख्स के निकाह में होते हुए दूसरे से ताल्लुक़ बढ़ाया और उसे लूटने का भी प्लान बनाया और फिर एक बेकसूर इंसान को फंसा दिया। लेकिन सच कभी नहीं छिपता, वह एक ना एक दिन सामने आ जाता है। कुछ दिनों के बाद मुझे छोड़ दिया गया और बाजी को अदालत में पेश किया गया। उस पर लूट मार और शौहर के धोखे के साथ कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया, क्योंकि वह बूढ़ा पठान सर में चोट लगने की वजह से मर चुका। बाजी के दोस्तों को भी पकड़ लिया गया। लालच ने बाजी को कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं बेकसूर थी, मुझे छोड़ दिया गया। अब मैं एक और जगह काम करने लगी थी। हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। बाजी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, जिससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। लेकिन लालच की वजह से बड़ी बड़ी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते थे। अब मेरी माँ मेरे लिए लड़का देख रही है। अब मेरे बाप धीरे धीरे शराब कम पीने लगे। हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। हमें लालच कहीं का नहीं छोड़ता और ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और ये कहानी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि इस कहानी का आनंद वह सब उठा सकें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।